नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? आज विशेष है नो पार्किंग नो कार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हाथी को खरीदना आसान है पर पालना मुश्किल है। और मुंबई जैसे शहरों में अब ये हालात कारों के साथ भी बन पड़े हैं, क्योंकि कार खरीदना तो आसान है लेकिन पार्किंग कहाँ करेंगे। ऐसे में पार्किंग की समस्या से कैसे पाएं पार, मुंबई के कमिश्नर ने कुछ प्लान तो बनाया है, मगर ये प्लान कुछ को भा भी रहा है और कुछ को नहीं। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में समझते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के साथ करेंगे इस पर पूरी चर्चा। मुंबई की सड़कों पर रोजाना लगने वाला गाड़ियों का ये लंबा जाम मुंबईकरों की जिंदगी का आम हिस्सा बन चुका है। ये आलम तब है जब मुंबई की एक बड़ी आबादी लोकल ट्रेनों से सफर करती है और ये मुश्किल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या इस मुश्किल का कोई हल नहीं? इसी हल की तलाश में मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने ट्विटर पर जो आइडिया दिया, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। संजय पांडे ने लिखा कि ऑटो टैक्सी खरीदने से पहले पार्किंग स्पेस दिखाते हैं, लेकिन प्राइवेट कारों के लिए कुछ नहीं पूछा जाता। हर रोज मुंबई की सड़कों पर 600 से ज्यादा नई कारें आती हैं। नो पार्किंग नो कार के बारे में बताएं, इसे कार कंपनियों के पास लेकर जाएंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर का आइडिया ये है कि ऑटो कंपनियां नई कारों को तब तक रजिस्टर्ड ना करें जब तक कि उनके पास पार्किंग स्लॉट ना हो। हालांकि उनके इस सुझाव को कई लोगों ने सराहा तो कई लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खैर, ये तो बहस का मुद्दा है, लेकिन जो आइडिया है वो बिल्कुल सही जान पड़ता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2011-12 में मुंबई में कुल गाड़ियों की संख्या 20 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अगले 10 सालों में ही ये दोगुनी से ज्यादा होकर 42 लाख पहुंच गई। इसमें कारें और टू व्हीलर्स दोनों ही शामिल हैं। मुंबई में साल 1980-81 में सिर्फ 3.2 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां थीं, जो कि साल 2000-2001 में 10 लाख पहुंची। यानी 10 लाख पहुंचने में 2 दशक लगे थे, मगर इसके बाद 10 लाख का आंकड़ा पहुंचने में सिर्फ 10 साल का ही समय लगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले समय में गाड़ियों की संख्या 10 लाख पहुंचने में 10 साल का वक्त नहीं बल्कि 2 से 3 साल ही लगेंगे। इससे पार्किंग की समस्या और गंभीर होती जाएगी, क्योंकि मुंबई में सड़कों की लंबाई कई सालों से 2000 किलोमीटर ही है। अभी करीब 40% कारें सड़क किनारे पार्क रहती हैं, क्योंकि उनके लिए उचित पार्किंग की सुविधाएं नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई शहर में प्रति किलोमीटर 2100 गाड़ियां हैं। बीते 10 सालों में गाड़ियों की संख्या 107% की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसमें कारों की संख्या में 92% की ग्रोथ है और 121% की ग्रोथ टू व्हीलर्स में है। हालांकि नो पार्किंग नो कार का प्रस्ताव नया नहीं है। साल 2013 में तत्कालीन स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीएन मोरे ने भी यही सुझाव दिया था, जिसमें उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ नहीं पाई। इसके पीछे आशंका इस बात की भी जताई गई कि इससे बिल्डर्स की चांदी हो जाएगी, क्योंकि वो पार्किंग स्पेस के दाम बढ़ा देंगे, जो कारों की कीमतों से भी ज्यादा हो सकती हैं। मुंबई के महंगे अपार्टमेंट्स में पार्किंग स्लॉट की कीमत 5.5 लाख से 15 लाख रुपए तक होती है। अगर वेस्टर्न सबर्ब की बात करें तो यहाँ पर पार्किंग स्लॉट सबसे ज्यादा महंगे हैं, जैसे बांद्रा, खार और सांता क्रूज। कारों की संख्या लगातार बढ़ने की एक वजह ये भी है कि लोगों को इस वक्त सस्ता लोन मुहैया है। कंपनियां नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। कंपटीशन इतना तगड़ा है कि मार्केट में बने रहने के लिए कारों के दाम भी कम हैं। मुश्किल ये है कि ग्रोथ के लिए कारों की खरीद भी बढ़ना जरूरी है, लेकिन चलाने के लिए सड़क को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन मुंबई की सड़क का लोड कम करने के लिए कुछ तो करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET स्वदेश। चलिए, कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा और क्या ये नो कार पार्किंग नो कार का फॉर्मूला कितना कारगर है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सरकार जो कि पूर्व प्रमुख हैं SPA के, राजीव मिश्रा जो कि टाउन प्लानर हैं और संदीप बाफना जो कि चेयरमैन हैं 4 पॉइंट मोटर्स के, तीनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा प्रदीप सर आपसे। इससे पहले भी बात उठ चुकी है कि नो पार्किंग नो कार के फॉर्मूले के बारे में। आपका क्या सुझाव है? क्या गिवन द फैक्ट कि आप सड़कों की जो लंबाई है वो तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या और सोल्यूशन है? क्या एक सोल्यूशन कारगर है? कि समझता हूँ स्ट्रांगली दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम्स है वो जोरदार करना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तगड़ा करना है,
या इसका साथ प्रॉपर रूटिंग शेड्यूलिंग जब करेंगे तो आपको कार लेने का जरूरत नहीं होगा। मैं देखा बाहर कंट्री में, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना जबरदस्त था, इसका साथ साथ द फीडर सर्विसेज जो विच इज एक्चुअली लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ उनका संबंध है, वो इतना स्ट्रांग है। इसके लिए मैं सोचता हूँ उधर में कार ले जाना एक मुसीबत लगता है मेरे लिए। सो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थोड़ा, आप घर से बस में चले, बस से मेट्रो से चले, आप देखोगे टाइम टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन मच मोर लेसर देन व्हेन यू ड्राइव बाय कार। सो ये मैं देखा बहुत डेवलप कंट्रीज में। आज हमारा ये साधन ये है, हम लोग ये देखा सिंगापुर में क्यों मेजर्स एडॉप्ट किया है, और द व्हीकल कोटा सिस्टम्स। आप गाड़ी खरीदने के लिए आपको बीट करना पड़ेगा, आप जिसका बीटिंग ज्यादा एवरी ईयर उसके लिए ये है लिमिट है 1000 कार, और 1000-2000 कार से ज्यादा नहीं हम लोग रास्ता में अलाउ करेंगे चलने के लिए। उसी हिसाब से बीटिंग होता है। एंड बीटिंग का कभी कभी देखता हो जो गाड़ी का जो भाव है उससे काफी ज्यादा है। सो हमारा तो कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स है, इसलिए मैं देखा सिंगापुर में छोटा सा ये है देश है, उसके लिए अभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना फैंटास्टिक है, मैं तो इच्छा ही नहीं करता मेरे को गाड़ी चला के मैं किसी जगह में जाऊं। तो मैं ये देखा इसका साथ साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसका साथ जुड़ गया, इंटीग्रेटेड हो गया। आपकी किसी पॉइंट में जाइए, आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका टिकट जो आपको जो फेयर वैसा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं सिंगापुर में जा रहे थे, सडनली मेरा एक पैसेंजर बोला आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं, आप पहले उतर जाइए। देन मैं तो उतर गया, दो बोले उसी स्टेशन आपको जाने में फायदा होगा। देन मेरे को आदमी मेरे को फॉलो कर रहे थे, बोला आप पैसा वापस नहीं लोगे? बोलो हाँ अच्छा क्या पैसा वापस? बोले आप 2 स्टेशन पहले उतर गया। सो मेरे को मदद किया, आई कुड गेट बैक सम डॉलर्स। सो ये है जबरदस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नमूना। हम लोग को ये होना है स्ट्रॉन्ग विल पावर, इंटेलिजेंस, एंड हमारा जो इच्छा शक्ति है इसी में हम लोग कर सकते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं ये एज ए ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट मैं बता सकता हूँ, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा तो ये जो प्रॉब्लम है इसे जब आप स्ट्रिंजेंट मेजर आहिस्ता से चालू करोगे, आप जैसे आप मुंबई में शहर में आप बोला जब गाड़ी खरीदने के लिए आपको पार्किंग स्पेस दिखाना पड़ेगा, ये तो जरूरत करना ही पड़ेगा। जैसे दिल्ली में है, गाड़ी खरीदने के पहले आपको जो मास्टर आपकी पार्किंग पॉलिसी है वो आपको दिखाना पड़ेगा जो आपका एक जगह है गाड़ी के लिए। एंड मैं तो और देयर इवन दैट आप रेसिडेंशियल पार्किंग में आप पार्किंग करते हो, मैं तो विचार है वो पार्किंग के लिए आपका थोड़ा यू कैन नॉट डू फ्री पार्किंग। सो काफी ऐसा है, सुझाव है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। हम लोग स्मार्ट पार्किंग, ये स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट कितना को बहुत काम किया है। सो इट्स अ मैटर ऑफ हाउ बेस्ट इंटेलिजेंटली विद पब्लिक पार्टिसिपेशन आप अप्लाई करेंगे, ये मुद्दा बात है। अदरवाइज आई डोंट थिंक इस प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट है जो हम लोग साल भर ये चर्चा कर रहे हैं, बस कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये भी संदीप सर मैं अब सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुंबई में कई सालों से गाड़ियाँ बेचते आ रहे हैं। अब जो बिल्डिंग में रहते हैं, जो बड़ी जगह घरों में रहते हैं, जिनकी नई बिल्डिंग्स हैं या जिनके खुद के घर हैं, जिनके घरों में गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वो तो दिखा भी सकते हैं पार्किंग। लेकिन उसके बाद जो लोग पुराने घरों में रहते हैं जहाँ पार्किंग सही थी उस समय, या जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ उस समय पार्किंग अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेंगे फिर? क्या गाड़ी खरीदना केवल जिसके पास पार्किंग है, जो नए घरों में रहता है, उसके लिए लिमिटेड रह जाएगा? उत्कर्ष, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और मैं ऑनरेबल सीपी साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस डिसीजन को वो 100% इम्प्लीमेंट करें, पर उसके साथ में जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है या जहाँ पे पार्किंग की किल्लत है या डिफिकल्टी है, वहां पे पब्लिक पार्किंग्स ओपन करें। और पब्लिक पार्किंग्स आजकल स्टैक पार्किंग्स होती हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, एक आकृति बिल्डर्स ने यहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर के पीछे एक पार्किंग ऑटोमाइज्ड पार्किंग बनाई थी। आज वो पूरी जगह बंद पड़ी हुई है। आज
उसको आई मीन आकृति बिल्डर्स इज सपोज टू मेंटेन दैट, वो मेंटेन कर नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो पूरी पार्किंग ऐसी पड़ी हुई है, और आज 150 गाड़ी की वो पार्किंग होगी कम से कम, और वहां पे एक गाड़ी पार्क नहीं हो रही है। तो गाड़ी आई मीन पार्किंग स्पेस होना ही सिर्फ is not a solution. The solution is to integrately see that when you're planning the city, जब आप सिटी की प्लानिंग कर रहे हैं, आप डीसी रूल्स बना रहे हैं, तो you need to see that where there is parking is not available, public parking is increased, and which I think that builders, I mean the BMC as a organization is taking care of, कि जहाँ पे भी नई नई बिल्डिंगें आ रही हैं वहां पे वो पब्लिक पार्किंग की जगह दे रहे हैं. दे आर इंसेंटिवाइजिंग द बिल्डर बाय गिविंग देम 4 FSI for parking, and that is there. But along with that, we are realizing now that the charges of the parking are so high that a person feels that यार ये तो better है कि मैं रोड पे ही रखूं गाड़ी. So this is not fair, you know. You should have a proper integrated system, मेरे हिसाब से, and a proper decision can be taken on that account. राजीव सर, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जो संदीप सर ने ये बात कही कि पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिर सरकार के लिए बनाना, क्योंकि अंत में देखिए थोड़ा सा हिट तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन तो है सरकार को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आप कैप लगा दें कि भाई अगर आप एक बड़े घर में नहीं रहते हैं जहाँ पे आपने पार्किंग का पैसा नहीं दे रखा है तो आप फिर कार नहीं खरीद सकते हैं. तो क्या ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पैरेलल पार्किंग्स बनाए, प्राइवेट पार्किंग्स बनाए, क्लस्टर पार्किंग बनाए, और उनके रेट जो है वो सब्सिडाइज करने की कोई भी इंसान आके पार्किंग कर सके? आज के ज़माने में आप बम्बई में किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, आप जिस तरह का सामान नहीं खरीदेंगे उससे ज़्यादा आप पार्किंग रिसीप्ट दे देंगे. बिल्कुल सही सर. मेरा ऐसा मानना है कि हर नगर पालिका, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हर शहर में एक पार्किंग अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है. पार्किंग की प्रॉब्लम के अलावा पार्किंग मैनेजमेंट ये बड़ा प्रॉब्लम है. हमारे बम्बई शहर में पार्किंग FSI दिया जाता है कुछ डेवलपरों को, जो पार्किंग की सुविधा बिल्डिंग बनाते वक्त देते हैं, और ये पार्किंग लॉट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अलॉट करते हैं. उसके बदले में उनको एक्स्ट्रा FSI मिलती है, जिसका इस्तेमाल वो बिल्डिंग के निर्माण में कर सकते हैं. तो पार्किंग मैनेजमेंट अथॉरिटी हर नगर पालिका में होनी चाहिए, जो जन सुविधाओं की तरह, जैसे आप पब्लिक टॉयलेट्स बनाते हैं हर जन सुविधाओं की तरह, वैसे ही पब्लिक पार्किंग बनाना बहुत जरूरी है. दूसरी बात, हम कार का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतरीन नहीं है. जब तक आप एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाते, सिस्टम में नहीं रखते, तब तक लोग कार को सुविधाजनक नहीं बल्कि जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. अगर आप एक बहुत ही बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं तो लोग कार लेके जाने की अहमियत ही नहीं समझेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है पार्किंग मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाना हर नगर पालिका का कार्य है. दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर शहर में इंप्रूव करना हर नगर पालिका का काम है. और तीसरा, ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक पॉलिसी हर शहर के लिए बनाना बहुत जरूरी है. दिल्ली में लोगों ने कोशिश काफी की, ऑड और इवन पार्किंग सिस्टम निर्माण किया, जिससे पार्किंग के तहत लोगों को तकलीफ ना हो, पर ये एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि पार्किंग जब तक इतनी महंगी नहीं हो जाएगी, तब तक लोग कार का इस्तेमाल करना बहुत ही कैजुअली समझेंगे. कार का इस्तेमाल तभी किया जाए, अपनी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल तभी किया जाए जब आपको हॉस्पिटल जाना हो या किसी वृद्ध आदमी को रेलवे स्टेशन छोड़ना हो. और ये जो लास्ट माइल पार्किंग की बात की थी हमारे ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट ने, वो बहुत ही जरूरी है. अगर बहुत ही अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तहत पर इस शहर के इस छोर से दूसरे छोर तक अगर हर शहर बनाता है, तो लोग लास्ट मिनट पार्किंग, एक नया प्रकार का इंटरमीडिएटरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करें, जिससे लोग उसको इस्तेमाल करें और कार की जरूरत न महसूस करें. बड़े बड़े शहरों में ऐसा किया जाता है. आजकल तो हर शहरों में पार्किंग फ्री स्पेसेस का निर्माण हो रहा है. जैसे शहर को पार्किंग से हम बचा सकेंगे कैसे? जब हम ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे पार्किंग की जरूरत न पड़े. हमारे शहरों में हमने देखा है, हिस्टोरिक एरियाज में
पुराने एरियाज में बहुत ही सुंदर इमारतें हैं, बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स हैं, लेकिन उसको पार्किंग लॉट में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे बंबई शहर में जितने भी पार्किंग लॉट्स हैं वो बहुत ही सुंदर और अच्छे शहर के भाग हैं, और उसका मैं समझता हूँ पार्किंग के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। पैसे की बात तो अलग है, लेकिन जब तक हम लोगों में ये समझ नहीं डालेंगे कि पार्किंग की जरूरत उनको न पड़े या कार को ले जाने की जरूरत न पड़े, तब तक हमें पार्किंग की प्रॉब्लम होती रहेगी। न्यूयॉर्क शहर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग कार नहीं खरीदते, क्योंकि वहाँ का जो मेट्रो सिस्टम है इतने बढ़िया तरीके से हर क्षेत्र को जोड़ता है कि लोग कार ले जाना पसंद ही नहीं करते। लोग कार तभी इस्तेमाल करते हैं जब उनको न्यूयॉर्क से बॉस्टन जाना हो या न्यूयॉर्क से दूर शहरों में जाना हो। मैं समझता हूँ बड़े बड़े शहरों में अगर ये नियम लागू हो जाए, ये पॉलिसी लागू हो जाए, तो हमारी कार पार्किंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्रदीप सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो बात हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कही कि लास्ट मिनट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। आज आप मुझे याद है जब गुड़गांव से गुड़गांव से दिल्ली जब मेट्रो बन रही थी, तो कई बार ये बात है कि अब जो पूरी सड़क है वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन अब भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो गुड़गांव की सड़क पर आज भी जाम उतना ही होता है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं कि अच्छा मैं राजीव चौक तो चला जाऊँगा या मैं गुड़गांव स्टेशन तो आ जाऊँगा, लेकिन उसके आगे कहाँ जाऊँगा। इस बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक देश में ही कहीं बात नहीं हुई है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर मुझे स्टेशन में आना, और बॉम्बे तो एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमारे पास बड़ा अच्छा पब्लिक रेल सिस्टम भी है, लेकिन क्योंकि स्टेशन पहुँचना इतना मुश्किल है आज के ज़माने में, तो लास्ट मिनट जो कनेक्टिविटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जिससे जो कार का यूजेज है या किसी और व्हीकल का यूजेज है वो थोड़ा आदमी कम करना शुरू करे। आप जो सवाल पूछा है बहुत रिलेवेंट सवाल है। ये मेरा विचार ये है, जो आपका कोई सिस्टम, एक तो है लाइन हॉल सिस्टम या फिर फीडर सिस्टम। हम लोग जनरली फीडर सिस्टम को बोलते हैं इट इज ए बेसिकली जॉइनिंग एज ए लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी आप जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक तो जो प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वही रह जाएगा। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारा, जो आप देखिए, मैं दिल्ली से पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बस का काफी घाटती था। अभी तो पहले एक्चुअली बसेस, नंबर ऑफ बसेस 15,000 होना चाहिए था, अभी आधा से चल रहा है, अभी 7,000 7,500 करीब का है। वो एक साधन है, जनरली उसी आप है नहीं, ज्यादा बसेस है नहीं जितना रिक्वायरमेंट है। और जो ऑटो रिक्शाज है वो जो मर्जी वो पैसा लेते हैं पब्लिक से, इसलिए हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिफिकल्ट हो रहा है। सो आप जब देखोगे लाइन हॉल का कॉस्ट, फेयर एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी कॉस्ट, आप देखोगे अभी सिस्टम ऐसा है, बिगड़ा हुआ है। लास्ट माइल फेयर, द प्राइस यू पे फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज हायर देन योर लाइन हॉल कॉस्ट। ऐसा जब पूरा उल्टा नहीं हो जाएगा तब तक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सुधार नहीं हो जाएगा। सो पहले जो करना, मैं पहले आपको बोला था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी से आपका डिजायर लाइंस, आपका जो पैसेंजर्स कौन सा पॉइंट से आ रहा है, कैसे मेट्रो स्टेशन आ रहा है, उसका पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसका साथ आप देखोगे कौन सा सिस्टम, अब मैं तो बताएंगे, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रहा है, उसको जरा हम लोग को पुश करना चाहिए, सो दैट पोल्यूशन आल्सो गेट्स लेस। एंड और एक पॉइंट है, जो करेंगे, इसका साथ जब बसेस चालू करेंगे, इसका साथ टाइम टेबल एंड मेट्रो जो सिस्टम का टाइम टेबल है उसको जरा अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट मींस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड प्लानिंग। मेरा याद है, मैं टोरंटो में जब रहता था, जब देयर आर 2 एक्सट्रीम स्टेशन, किपलिंग एंड उसी स्टेशन में जब हम लोग जब उतरते थे, सब स्टेशन का साथ ही बड़ा बस टर्मिनस का वहां पे बसेस खड़ा हो जाते थे। सो आप जो आपको बस आपको लेना है उसी पॉइंट में चला जाइए, आपको स्टेशन का मेट्रो स्टेशन क्रॉस करना जरूरत है ना, जरूरत नहीं है, अब उसी बस में घुस जाइए। देखिए कितना इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अब आप ट्रेन से उतर गया, आप सीधा बस स्टैंड में उस स्टेशन का साथ ही है, उधर में चला गया। वो डायरेक्टली इट्स ए फैंटास्टिक कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सो हमारा होना चाहिए बसेस जब फीडर सर्विस होगा, इसका साथ टाइम टेबल इंटीग्रेशन, नॉट ओनली फेयर इंटीग्रेशन,
टाइम इंटीग्रेशन, कॉस्ट इंटीग्रेशन, फिजिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे बढ़िया चीज है। जब तक इंटीग्रेशन आपको ठीक नहीं होगा तब तक ये सिस्टम कभी एफिशिएंट हो नहीं सकता। मैं काफी रिसर्च किया इसके ऊपर, और हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज पेनल्टी। जब ये जब ज्यादा हो जाता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जब एक मोड से और एक मोड में ट्रांसफर, उसकी इंटरचेंज पेनल्टी ज्यादा हो जाता है। जब तो इंटरचेंज पेनल्टी कम नहीं कर पाओगे तो आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा। मैं इसके बारे में काफी रिसर्च किया, मैं आपको बता सकता हूँ। हमारा देश में सबसे चीज है, अभी दिल्ली में हम लोग ये फेस कर रहे हो, the improvement of the last mile connectivity. This is one of the burning issues in the society. जी राजीव सर, मेरे पास एक ही सवाल का अनफॉर्चुनेटली समय बचा है, लेकिन आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आप मुंबई को इस समय देखें, क्या आपको लगता है कि अभी भी एज अ टाउन प्लानर हम करंट स्टेट में मुंबई को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, या हमें आसपास के जो एरिया हैं जैसे नवी मुंबई है या जो उसके मीरा रोड का एरिया है, उन एरियाज़ को और हमें डेवलप करना चाहिए कि थोड़ा सा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी आएँ, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी जाएँ और वहाँ पे लोग बसें, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बने? या आपको लगता है कि करंट स्टेट में अभी मुंबई शहर में, बीएमसी में अगर हम बात करें जो एरिया है, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है अभी भी रीथिंक करने की टाउन प्लानिंग को? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे टाउन प्लानिंग में हम नगर अर्बन डिजाइन करते हैं, वैसे ही ट्रैफिक प्लानिंग पॉलिसी मुंबई शहर के लिए अगर हम बनाएंगे बाय इंटीग्रेटिंग ट्रैफिक, तो बहुत ही अच्छा ट्रैफिक प्लान बन सकता है। अगर हम सारे लोकल रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को जोड़ते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो बहुत ही अच्छा ट्रैफिक प्लान तैयार हो सकता है। जैसे ही ग्राहकों को समझ में आ जाएगा कि हमारे सारे लोकल ट्रेन स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, लोग अपनी गाड़ियां लेके जाना उचित ही नहीं समझेंगे। मुझे अगर ज्यादा समय लग रहा है अपने काम पर पहुंचने के लिए, तो मैं कार का क्यों इस्तेमाल करूंगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक प्लान, ट्रैफिक इंटीग्रेशन प्लान मुंबई शहर के लिए अभी भी बनाया जा सकता है, जिससे आपका समय बचेगा, और अगर समय बचेगा तो आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं शहर को। और चूंकि मुंबई कमर्शियल कैपिटल है, ट्रैफिक प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक के माध्यम से जो समय बर्बाद होता है वो समय बचाया जा सकता है। अगर हम मुंबई में कहें कि आपकी समय की बचत उतनी ही ज्यादा शहर की उन्नति के लिए है, तो ट्रैफिक प्लानिंग का बनना अनिवार्य है। और दूसरी बात, ट्रैफिक प्लानिंग अथॉरिटी का गठन। राजीव सर और संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मुंबई शहर से ही नहीं, बाकी सब बड़े शहरों से ट्रैफिक जो है वो थोड़ा कम हो जाए और चलने की, गाड़ी चलाने में भी थोड़ा आनंद आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर हो।